जिस भी समाज को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कोटे में कोटा डाल करके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, क्या आपको वहां पे वो अभ्यर्थी मिल पाएंगे कि वो दायर करेंगे और इसको कैंसिल भी होना है? ये हम इसके प्रति काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। ये संविधान के चाहते हैं आप कि निजात मिल जाए, तो अध्यादेश के लिए केंद्र सरकार पे पूरे 131 सांसद को मिलकर के दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, जिनके लिए वो वहां बैठे हुए हैं, उनका सांसद रहना नहीं रहना का कोई औचित्य नहीं है। कि जिस तरह अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट में भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत डिसीजन दिया था, फिर से सुप्रीम कोर्ट का या तो पीछे आना पड़ेगा या केंद्र सरकार को अध्यादेश बनाना पड़ेगा। जो आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले को? देखिए, ये सीधा सीधा आरक्षण पे प्रहार है और मैं आपके माध्यम से देश के सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, खासकर वो वर्ग जो सदियों से वंचित रहा है और शोषित और उत्पीड़ित रहा है, कि आप संविधान की आर्टिकल जो है 341 उसे पढ़ें और समझें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक वंचित वर्ग पर, एक शोषित वर्ग पर जाति करने का प्रयास किया है। और वर्गीकरण की जब बात करनी ही थी तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को खुद से स्टार्ट करना चाहिए था वर्गीकरण की। जो वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं, तो वर्गीकरण की शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो संविधान पीठ जिसने ऐसा ये फैसला दिया है, अगर उस संविधान पीठ में आधे जज अगर अनुसूचित जाति और जनजाति से होते तो आज ये फैसला नहीं आया होता। और जो समाज है अनुसूचित जाति जनजाति जो है, उसमें इतना रोष और गुस्सा नहीं हुआ होता। तो अभी ये कोटे में कोटे, आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि कोटे में कोटा का असली तात्पर्य क्या है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, कोटे में कोटा का अर्थ हुआ कि अगर अनुसूचित जाति को जैसे अभी पूरे देश में 15% आरक्षण मिल रहा है, टोटल SC/ST को 22.5% मिलता है। अगर अनुसूचित जाति को 15% मिल रहा है और उसमें कुछ एक अमुक जातियों को आरक्षण में से अगर 5% दे दिया गया अलग करके, जो जिनका साक्षरता बहुत कम है, जो साक्षर नहीं हुए हैं और समाज की बिल्कुल ही पिछली पंक्ति पे बैठे हुए हैं, तो जब सरकार रिक्ति लेके आएगी तो उतने अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं, जो वो रिक्ति को पूर्ण कर सके। सरकार जब अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो दोबारा विज्ञापन लाएगी और जब 3 बार के विज्ञापन के बाद वो सामान्य कोटे में चला जाएगा, तो ये सुनियोजित साजिश है एक तरह से कि आरक्षण पे प्रहार किया गया है। और सवाल भी उठा दिया ये जो नहीं, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी को आरक्षण के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं कि किसी अमुक समाज के बारे में कि उनको फायदा मिल चुका है और किसी को फायदा नहीं मिला है, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि जहां जिस भी समाज को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कोटे में कोटा डाल करके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, क्या आपको वहां पे वो अभ्यर्थी मिल पाएंगे कि वो कोटा भर पाए? पहले तो उनको ये समझने की जरूरत है। आज सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जितनी भी रिक्तियां लाती हैं, उसमें 50% जो है, 50% रिक्तियां आज भी खाली हैं। और ये डेटा मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसका डेटा है, ये बिल्कुल सत्य है। ये तो जब 50% वहां पे खाली रह रही है और आप एक ऐसे समाज को जो अभी समाज की पिछली पंक्ति पे बैठा हुआ है और जो लाभ उसे मिलना चाहिए था वो पूरा अभी तक ऑलरेडी नहीं मिला है और वो काफी पिछड़ापन अभी उसके अंदर है, साक्षरता उसके अंदर नहीं है, तो अभ्यर्थी वो मिलेगा ही नहीं उस रिक्ति में, उसे नौकरी के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। और वो रिक्तियां जो है सरकार जो लाएंगी, 1 बार 2 बार 3 बार विज्ञापन निकाल करके वो सामान्य में चला जाएगा। तो जीतन राम मांझी जी यहाँ पे एक तरह से जो आरक्षण के विरोधी रहे हैं देश में, जो पक्षधर रहे हैं कि आरक्षण कमजोर हो, उन लोगों का साथ देकर के आरक्षण को कमजोर करने में पूरा अपना हाथ बटा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को शर्म करना चाहिए और 10 बार सोचना चाहिए था इस बयान को देने से पहले। वहीं चिराग पासवान जो है पुनर्याचिका दायर करने की बात कर रहा है। नहीं, आप मुझे ये समझ नहीं आता है कि पुनर्याचिका दायर करने की बात क्या है। पुनर्याचिका दायर तो ऐसे ही होना है, जो अपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, अभी तो ये 7 बेंच में आया है, 9 बेंचों का जज होता है, 11 बेंचों का जज होता है, उससे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होते हैं। तो पुनर्याचिका तो देश में जो SC/ST के संगठन है वो दायर करेंगे और इसको कैंसिल भी होना है। ये हम इसके प्रति काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। ये संविधान के में जो प्रावधान दिया गया है उसके हिसाब से नहीं है।
चिराग पासवान इमैटेरियल इसमें है, उन्हें ये कहना चाहिए था कि इस पे अध्यादेश लाने की बात थी। आज देश में 131 अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं और बड़े अफसोस की बात है कि 90% जो सांसद हैं इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि पुनर्याचिका की जो बात आप कर रहे हैं वो बात नहीं करके आपको ये बात करनी चाहिए थी कि हम इस पे केंद्र सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पुनर्याचिका नहीं बल्कि अध्यादेश इस पे ला करके इसे निरस्त किया जाए, तभी त्वरित जल्द से जल्द एससी एसटी को रिलीफ मिलेगा। अगर ये कहते हैं कि पुनर्याचिका हम दायर करेंगे तो पुनर्याचिका तो बहुत सारे लोग दायर करेंगे, बहुत सारे संगठन दायर करेंगे, वो नहीं। अगर आप चाहते हैं सही में कि आपके समाज का अनुसूचित जाति जनजाति को इससे छुटकारा मिले और ये जो थोपा गया है, ये तानाशाही जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, ये जो थोपा गया है, इससे चाहते हैं आप कि निजात मिल जाए, तो अध्यादेश के लिए केंद्र सरकार पे पूरे 131 सांसद को मिलकर के दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, जिनके लिए वो वहां बैठे हुए हैं, उनका सांसद रहना नहीं रहना का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आज वो समाज के लिए नहीं खड़े होते हैं और समाज के लिए मुखरता से लोकसभा, राज्यसभा या जहां भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आवाज नहीं उठाते हैं और अध्यादेश के लिए सरकार पे दबाव नहीं बनाते हैं, तो उनका सांसद रहना नहीं रहना एक बराबर है। तो इस तारीख को पूरे जबकि ये अब लगता है कि जाति जो है नहीं, जीतन राम मांझी जी का मतलब ये नहीं है कि वो अनुसूचित जाति को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, या चिराग पासवान का मतलब ये नहीं है कि वो पुनर्विचार याचिका के बारे में कह दिए तो वो अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को देश में हक चाहिए, न्याय चाहिए, और उसके लिए अब देश जो है इसका दलित एकता का, अनुसूचित जाति जनजाति एकता का जोर देखेगा। और हम सरकार को किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी के बोलने से कोई वो एक समाज का चेहरा नहीं है। कोई भी एक आदमी पूरे अनुसूचित जाति जनजाति का चेहरा नहीं है, इसलिए कोई समर्थन में है, कोई समर्थन में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा समाज क्या चाहता है उस पर सब डिपेंड करता है। और दलित समाज एक है और 21 अगस्त को भारत को हम लोग पूरा बंद करेंगे, और जो जहां है, जो अपने प्रदेश में है, जो अपने राज्य में है, जो अपने जिला में है, वो उस जिले को, राज्य को, प्रदेश को बंद कराने का काम करेगा। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, बहुत राजनेता जो है संविधान 341 का भी हवाला दे रहा है। संविधान के जो 341 में क्या कुछ हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ये सब मीडिया में कुछ भी बात बोलने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। यहाँ तात्पर्य तभी बनेगा जब केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई बड़े बेंच में होगी। किसी नेता के कुछ कहने से कि आर्टिकल 341 में क्या है, नहीं है, हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन तभी निकलना है जब केंद्र सरकार या तो अध्यादेश लाए या बड़े बेंच में, बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसका हल निकले। तो क्या लग रहा है सर, अध्यादेश लाने के लिए सबको एक साथ एक मंच पे आना होगा? बिल्कुल आएंगे और आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एकता अनुसूचित जाति जनजाति की देश में एकता इतनी जबरदस्त है कि जब जब जरूरत पड़ा है, हम एक हुए हैं और हमने सरकार को नीचे करने का काम किया है अपने हर हक के लिए, हुकूक के लिए। और फिर हम 21 तारीख को पूरा देश, ये सरकार, न्यायालय सब देखेगा कि दलित एकता में कितनी ताकत होती है।